हरियाणा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बीजेपी के सम्मेलन। करनाल और यमुनानगर में निकाली गई यात्रा। स्कूटी पर सवार होकर महिलाओं ने जताया पीएम का आभार। कुछ देर में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री करेंगे सम्मेलन को संबोधित। राहुल गांधी के बयानों पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का पलटवार। बोले, राहुल बब्बर शेर होते तो ढेर ना होते, ये सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी मुश्किलें। 14 औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन मामले में हुड्डा पर चलेगा केस। सरकार ने आवंटन से जुड़े सीबीआई मामले में केस चलाने की दी अनुमति। फसल खरीद को लेकर विपक्ष का फिर सरकार पर हमला। इनेलो ने दी सरकार को चेतावनी। अभय चौटाला बोले, सरकार के फैसले से किसान, व्यापारी और मजदूर तीनों परेशान। गुरुग्राम में गैंगस्टर पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन। गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर को पुलिस ने तोड़ा। एचएसवीपी की 1000 गज जमीन पर किया था कब्जा। कैथल में इनामी बदमाश का पुलिस ने किया एनकाउंटर। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। 4 तारीख को दुकान में फायरिंग कर हुआ था फरार। 1 करोड़ रुपए की मांगी थी रंगदारी। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे जापानी डेलीगेशन के साथ। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान के डेलीगेशन ने मुलाकात की। इसके साथ ही अमेरिका का डेलीगेशन भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने पहुंचा था। सुजुकी जापान और ग्लाइडवेज कंपनियों के प्रतिनिधि जो है उन्होंने मुलाकात की है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ये मुलाकात होती है। गुरुग्राम के विकास को लेकर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की जाती है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने पर भी मंथन किया जाता है। तो 2 डेलीगेशन, एक अमेरिका का डेलीगेशन और दूसरा जापान का डेलीगेशन आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने पहुंचा था। मुलाकात की गई और किस तरह से व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। सुजुकी जापान और ग्लाइडवेज कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने मुलाकात की, इसी को लेकर चर्चा की और इससे जो है एक अर्बन मोबिलिटी की दिशा में गुरुग्राम को बनाने को लेकर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई। वहीं शहर के ट्रैफिक प्रबंधन को किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि जो गुरुग्राम है वो साइबर हब कहलाया जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की जो समस्या है वो भी सामने आती है। इसी को लेकर कि किस तरह से ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन किया जा सके, इस पर भी चर्चा की गई। तो वहीं हरियाणा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सम्मेलन हुए। बीजेपी ने कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए। करनाल में बीजेपी की ओर से पदयात्रा भी निकाली गई। यमुनानगर में महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली। कुछ देर बाद चंडीगढ़ में भी नारी शक्ति वंदन सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सम्मेलन में शामिल होंगे। तो आप जो है देख सकते हैं कि जिस तरह से आरक्षण दिया गया है महिलाओं को पार्लियामेंट में 33% आरक्षण जो है उस बिल को लेकर अब बीजेपी सम्मेलन कर रही है। कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब महिलाओं का हक जो है वो पार्लियामेंट में उन्हें दिया गया है। 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है। इसी को लेकर नारी शक्ति की जो है वो बात की जा रही है कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं के हित में बीजेपी सरकार कार्य कर रही है और इसी के चलते नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर ये सम्मेलन किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बीजेपी की तरफ से ये सम्मेलन हुए। कई जगहों पे पद यात्रा निकाली गई। तो वहीं यमुनानगर में स्कूटी पर महिलाएं नजर आई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि स्कूटी में महिलाएं नजर आ रहे हैं। पद यात्रा ये निकाली गई थी, उसी दौरान स्कूटी पर भी महिलाएं नजर आई। नारी शक्ति का सम्मान किया जा रहा है, वंदन किया जा रहा है। वंदन अधिनियम 2023 लागू होने जा रहा है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल की गहराइयों से
आधी आबादी की तरफ से और हरियाणा की सभी महिलाओं की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा। और जिस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ी हुई है, राजनीति के अंदर भी उनको भागीदारी चाहिए। और मेरे को खुशी है इस बात की कि हरियाणा में हम 50% पंचायत चुनावों के अंदर है। अब 33% हम विधायक और सांसद बनकर लोकसभा और विधानसभा में अपनी आवाज उठाएंगे। और मैं दिल की गहराइयों से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जब भी किसी योजना का शिलान्यास होता है उसमें महिलाओं की विशेषकर बात होती है। जैसे हमने घोषणा पत्र में भी कहा था कि जब हम फिर से रिपीट होते हैं तो हम लक्ष्मी लाडो योजना लेकर आएंगे। और मेरे को खुशी है आज ये बात कहते हुए कि चौथी किस्त मेरी बहनों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डाली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी सब बहनों की चिंता करते हैं। जब भी मेरे को समय मिलता है ये बहनें मेरे को अपनी बात बताती हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जाकर इन बहनों की बातों से अवगत कराती हूँ। है और वो केवल और केवल ये प्रदर्शित करने के लिए क्योंकि महिलाओं के अंदर बहुत जोश है और वो जोश और उल्लास बनना जरूरी भी है, क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये विधेयक लाया गया है और इसके अंदर जो 16 से 18 तारीख तक विशेष सेशन बुलाते हुए नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए 33% आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि सभी महिलाओं के लिए सम्मान की बात है। वैसे तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न प्रकार की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं, जैसे लखपति दीदी योजना है या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए योजनाएं हैं, ताकि महिला बिना किसी गारंटी के कर्ज लेकर, ऋण लेकर अपने व्यवसाय को शुरू कर सकती है। और इसके साथ साथ बेटी बचाओ अभियान है, बेटी बढ़ाओ अभियान है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अभियान चलाते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी, जिस तहत महिलाओं को जो है हर समय सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो आज हम इस व्यवस्था के अंदर जिएंगे कि महिलाओं को एक ऐतिहासिक फैसला जो किया गया है 33% का, उसके लिए हम अपने आप को सभी बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। तो वही महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि महिलाओं की मांग को पूरा करने वाला ये एक ऐतिहासिक कदम है। ये विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करने में अहम है। ये कदम लोकतंत्र को सशक्त करेगा। तो हर तरफ जो है बीजेपी जो है इस बिल को लेकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है, उनके सशक्तिकरण की बात कर रही है और साफ कहा जा रहा है कि ये जो बिल है महिलाओं की मांग को पूरा करने वाला ऐतिहासिक कदम है। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि ये विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करने में अहम है। ये कदम लोकतंत्र को सशक्त करेगा। में कितना ज्यादा सुधार हुआ है, कितना काम लगातार किया गया है। यही नहीं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ बड़ी बड़ी जैसे योजनाएं हैं, जहां पे खाते खोलने की बातें हैं, जहां पे पीएम आवास योजना के तहत जहां पे मैक्सिमम जो घर की जो ओनर्स हैं, ओनरशिप हमारी महिलाओं की है, उज्ज्वला योजना, और सेना के अंदर जहां पे हमारी जो बहुत होनहार हमारी बहनें हैं, उनको इतने तेजी से आगे बढ़ना, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इतना बड़ा एक उस वक्त जो काम हमारे देश ने, हमारे सेना ने किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं। और मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ हमारी लीडरशिप का, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो सका। मैम, केंद्र ने जो है वो जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 से बढ़ा के 580 करने का एक प्रपोजल रखा है। 16 तारीख को विधेयक पास किया जाएगा, कैसे देखते हो आप इसको? और हम हरियाणा में भी ऐड करेंगे और फिर विधानसभा भी शिफ्टिंग की भी बातचीत चल रही है।
जी बिल्कुल, इसमें सीटें बढ़ेंगी और हमारे जो भाईजन हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देखिएगा कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का ये और एक स्ट्रेंथनिंग का काम, जहां पे एक मजबूत उस कड़ी को किया गया है, जहां पे 50% जो पॉपुलेशन है उसको अब अधिकार अपना मिलने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैम, एक बीबीएमबी की ओर से केंद्र ये कहा गया है कि न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि पूरे राज्य से मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं, और पंजाब की तरफ से तो विरोध है। मैम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सवाल खड़े किए कि क्यों हरियाणा अपने हक को छोड़ रहा है। नहीं, कोई हक को नहीं छोड़ रहा, और यहाँ पे बिल्कुल ये बिल्कुल स्पेसिफिकली हम अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है, और ये कह दिया गया है, ये इस डिसीजन को ले लिया गया है, अमेंडमेंट हो चुका है कि ये प्रेफरेबली हरियाणा और पंजाब का होगा। उधर महिला आरक्षण पर हरियाणा में सियासत भी तेज हो गई है। महिला आरक्षण पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान सामने आया और कहा कि महिला आरक्षण सिर्फ दिखावा है, सरकार बिल का ड्राफ्ट भी नहीं दे रही है, बीजेपी अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है। आज हम बाबा साहेब को याद करते हैं और ऐसे मौके पे याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर, जब भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों में आपस में डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं, देश में डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं, और जो लड़ाई लड़ी थी देश के करोड़ों लोगों ने अपने संविधान को पाने के लिए, जिसके बाबा साहेब मुख्य रचयिता थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी किस लिए? कि अंग्रेज़ों की नीति दोबारा सफल ना हो, हमारे देश की एकता अखंडता बरकरार रहे, जो सदियों से चलती आ रही थी। लेकिन अब भाजपा फिर अंग्रेज़ों के दिखाए रास्ते पर डिवाइड एंड रूल पर चल रही है, लोगों को बांटने का प्रयास है। महिला आरक्षण केवल एक आड़ है, एक दिखावा है। अगर ये सच में चाहते तो जब बिल पास हुआ उस समय अपनी स्थिति स्पष्ट करते। और ये कैसी चाल है कि एक ओर आप पूरी पब्लिसिटी दे रहे हैं और दूसरी ओर आप विपक्ष के साथ, पार्लियामेंट के साथ और देश के साथ आप ये भी नहीं दिखा पा रहे, आप ड्राफ्ट भी नहीं दे रहे कि हम कैसा बिल लेकर आ रहे हैं। तो ये लुका छिपी क्या चल रही है? एक और पब्लिसिटी कर रहे हैं और दूसरी ओर आप ये भी नहीं बता रहे कि उसका बिल का प्रारूप क्या है। प्रारूप सामने हो तो डिस्कशन हो, प्रारूप सामने हो तो देश के सामने भी एक डिबेट हो, लोग अपने विचार बता सकें क्या होना चाहिए। तो हर चीज़ का फीडबैक तो लेना चाहिए, आज़ाद देश है ये। लेकिन भाजपा इसको फिर से उसी रास्ते पर ले जा रही है जो अंग्रेज़ों का रास्ता। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने जहां परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा तो वहीं राहुल गांधी के बयानों पर भी पलटवार करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने निगम चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी होने की बात कही। कारण से राहुल गांधी जी हर प्रदेश में ढेर हो रही, कितने चुनाव हार चुके। अगर ये बब्बर शेर होते तो ढेर ना हो। हरियाणा में गेहूं की खरीद पर सियासत का पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। गर्मी के मौसम में तपते हरियाणा में सियासत की तपिश इतनी बढ़ रही है कि गेहूं की नमी से लेकर पोर्टल तक विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में किसानों का हाल कैसा है और विपक्ष क्यों बार बार सवाल उठा रहा है, ये समझना जरूरी हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। एक और हरियाणा की मंडियां गेहूं की फसल से लबालब भरी जा रही हैं, तो दूसरी ओर गेहूं पर सियासत का रंग भी गहराता जा रहा है। पिछले कई दिनों से छिड़े सियासी संग्राम में अब बात चेतावनी और चुनौती तक आ पहुंची है। लिहाजा विपक्ष की ओर से मंडियों में पहुंचकर सरकार को खरीद के नए नियमों पर खरी खरी सुनाई जा रही है।
कांग्रेस से लेकर इनेलो के नेता किसानों के बहाने सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। किसान तो आज बड़ी भारी परेशानी में है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से शुरू होता है, मैं उसका मतलब नहीं समझा। पोर्टल सर्वर चलता नहीं, आज ही टेलीफोन आया है सर्वर नहीं चल रहा। सर्वर नहीं चलेगा जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी, गेट पास नहीं होगा। सारी मंडी जो है भरी पड़ी है, आवक हो ही नहीं सकती जब मंडी में जगह ही नहीं है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसको करो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेगा, फिर गेट आधार कार्ड के हिसाब से गेट पास बनेगा, फिर बायोमेट्रिक होगी किसान की, उसकी आंखों की फोटो होगी, तमाशा है। फिर लिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि एमएसपी देने में कष्ट हो रही जो। जब हमें इस बात की जानकारी मिली, जब हमें व्यापारियों ने आकर के बताया कि हमारे साथ इस तरह से सरकार जो एक परेशानी खड़ी कर रही है, जिससे केवल हम अकेले नहीं, किसान उससे भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो हम सारे लोग जाकर के मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री को इस बात के लिए मजबूर करके आए थे या तो फैसला बदल ले, वरना अगले लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। नए नियमों से किसानों को होती परेशानी की दुहाई देते विपक्ष को मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर बीजेपी के मंत्री और विधायक लगातार जवाब दे रहे हैं। सीएम नायब सैनी ये दावा कर रहे हैं कि व्यवस्था और नियमों में कहीं भी कोई कमी पेशी नहीं है। विपक्ष ये गलत आरोप लगा रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि ये जो गड़बड़े को रोकने के लिए और किसान को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, हमने उसकी पूरी व्यवस्था की है। पिछले दिनों जिस प्रकार से बड़ा इसमें गोलमाल हुआ था, उसको रोकने के लिए हमने निर्णय किया है और हमारे किसान इसमें सहयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सियासत से इतर अगर हालात मंडियों के देखें तो प्रदेश भर में मिला जुला असर देखने को मिलता है। कुछ जगहों पर किसानों को खरीद में समस्याएं जरूर आ रही है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर हालात सामान्य हैं और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि दूसरे राज्यों से हरियाणा की मंडियों में आता गेहूं किसानों के लिए परेशानी का सबब जरूर बना हुआ है। कुरुक्षेत्र से ऐसी ही एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि दूसरे राज्यों से आई गेहूं को रात के समय एमएसपी पर हरियाणा में बेचा जा रहा है। तो रात कोई 12 बजे के आसपास ही 2 ट्राले आए हैं, यूपी के हैं, महिंद्रा ट्रैक्टर था, 150 क्विंटल कम से कम माल है जी। पिछले गेट से एंट्री हुई है, इनके ऑनलाइन जो अंदर पे लगी हुई है ना एलसीडी, उसमें भी चेक करवा दिया, इनको बता दिया जी, जो भी सारा रिकॉर्ड था इनको दे दिया। उधर यमुनानगर में अब प्रशासन ने बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी है ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले गेहूं को हरियाणा में आने से रोक दिया जाए। अब प्रशासन के प्रयास किसानों के लिए कितनी राहत लेकर आते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना जरूर बताया जा सकता है कि हरियाणा में खरीद पर सियासत और संग्राम जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो गेहूं की खरीद के साथ ही प्रदेश में सियासत का पारा भी चढ़ चुका है। एक तरफ विपक्ष लगातार इल्जाम लगा रहा है, सवाल उठा रहा है नए नियमों को लेकर, वहीं हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी यह दावा किया है कि हरियाणा में खरीद को लेकर किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी सभी अधिकारियों के साथ डेली समीक्षा ले रहे हैं और जो भी सभी डीसीज के साथ, सभी डीएफएस के साथ बैठक होती है, सभी अधिकारी हमारे उसमें बैठक में शामिल होते हैं और कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो तुरंत उसमें जो भी दिक्कत आती है उसके लिए डीसीज को और अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। और हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण भी सभी अपनी मंडियों का दौरा कर रहे हैं कि भाई जिससे किसान भाइयों को कहीं से भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अभी तक सर कितनी फसल की आवक मंडियों में हो चुकी है? अभी तक 624 करोड़ का भुगतान हो चुका है। 8000 हमारे किसान इसमें शामिल हैं और लिफ्टिंग भी 4 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा की हो चुकी है। चुनावों का बिगुल बुझ चुका है, तो बीजेपी की इन चुनावों में, निगम के चुनावों में किस तरह की रणनीति रहेगी?
हमारी पूरी तैयारी है। जिस तरह से हमने लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, निकाय चुनाव, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम के हो, उनको सभी को जैसे हमने जीता, और जो आने वाले 10 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतती जा रही है। कांग्रेस की चुनौती को कैसे देखते हैं? कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं रहा। कांग्रेस में आपस की खींचातानी, आपस की गुटबाजी, आपस की फूट, आपस का मतभेद जो है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो किसी भी तरह से किसी भी चुनाव में हमने जैसे उनको हर चुनाव में जनता ने उनको नकारा है, इस चुनाव में भी जनता उनको नकारे। और अब जिक्र गुरुग्राम का करेंगे, जहां गैंगस्टर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। डीटीपी विभाग के साथ मिलकर गैंगस्टर का घर तोड़ा गया। एचएसवीपी की 1000 गज जमीन पर कब्जा किया गया था। अभी भौंडसी जेल में गैंगस्टर कौशल बंद है। कौशल चौधरी जो है वो अभी भौंडसी जेल में बंद है। गैंगस्टर पर 36 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और गैंगस्टर के घर पर यह एक्शन देखने को मिला है। डीडीपी विभाग के साथ मिलकर गैंगस्टर के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, घर को तोड़ दिया गया है। तो बड़ा एक्शन एक तरफ से माना जा रहा है। जिस तरह से गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, सारी जो जमीन थी 1000 गज बताई जा रही है जिस पर गैंगस्टर ने कब्जा किया हुआ था। एचएसवीपी की ये जमीन बताई जा रही है, 1000 गज की जमीन है जिस पर कब्जा किया था और अब कार्रवाई देखने को मिली है विभाग की। एक अपराधियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है। अपराधियों के द्वारा जो भी सरकारी जमीनों पर कब्जे किए गए हैं या अपराध से कोई पैसा कमा करके कोई संपत्ति अवैध तरीके से खड़ी की गई है, इसी कैंपेन के तहत आज ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है ये की गई है। ये कार्रवाई बेसिकली कौशल चौधरी नामी जो क्रिमिनल है, जो काफ़ी लंबे समय से जेल में है और आगे भी उम्मीद है कि वो लंबे समय तक अभी जेल में ही रहेगा, तो उसके द्वारा ये अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पर किया गया था। उसके द्वारा यहाँ एक डेयरी चला करके और यहाँ से पैसा अर्जित किया जा रहा था। तो पुलिस के द्वारा हर प्रकार से अपराध और अपराधी की कमर तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रयास का एक ये हिस्सा है और आगे भी ऐसी अन्य जो क्रिमिनल्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टियाँ पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई की गई हैं। क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें इस काम में लगी हुई हैं जो कि क्रिमिनल्स के ऊपर लगातार नजरें रखे हुए हैं और उनके द्वारा अगर किसी भी इस तरह की कोई गतिविधि को संचालन किया जाता है तो हर मामले में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा प्रशासन से संपर्क करके और उस अवैध संपत्ति को डिमोलिश किया जाता है। उसी कैंपेन के तहत आज ये डिमोलिशमेंट की जो ड्राइव है ये पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। कितने मुकदमे दर्ज हैं, कौन कौन से मुकदमे? ये जो क्रिमिनल है कौशल चौधरी, इसके खिलाफ लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा केसेज इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। ये केसेज हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और अन्य जो संगीन धाराएं हैं उनमें केसेज रजिस्टर्ड है। ये क्रिमिनल काफ़ी लंबे समय से जेल में है। पुलिस के द्वारा एक ये अपराधियों के खिलाफ जो लगाम लगाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है और आगे भी कोशिश जारी है। अब बात करेंगे अवैध खनन और उससे बढ़ रहे खतरे की। यमुनानगर में ओवरलोडिंग से खतरा बढ़ रहा है। अवैध खनन जिस तरह से किया जा रहा है वो खतरनाक बनता जा रहा है। नगली ब्रिज के पास अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है जिसके चलते पुल पर संकट गहरा चुका है। बार बार शिकायतों के बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है और ये परेशानी बन रही है जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए भी, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया गया है उसके लिए भी, क्योंकि जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रही है, उससे ब्रिज के पास खतरा मंडरा रहा है, खतरा बन चुका है और खतरा बनने के चलते जो अस्थायी रास्ते बनाए गए हैं वो भी सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अवैध खनन को लेकर अवैध रास्ते बनाए गए हैं और अवैध रास्ते जो हैं उनकी वजह से खनन किया जा रहा है जिससे जो ब्रिज है वो भी कमज़ोर होता नजर आ रहा है। शिकायतें की गई हैं, कई बार ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जिस तरह से यमुना के नगली ब्रिज के नीचे से ये ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, ये जिस भी मीडिया साथी ने ये वीडियो टेलीकास्ट की है उसको भी दिख रहे हैं, ये वीडियो हमें दिखाई गई इसमें भी दिख रहे हैं। ये वीडियो में ट्रक नवनिर्मित पुल जिसका अभी उद्घाटन नहीं हुआ, नगली जो घाट है उसके नीचे से गुजर रहे हैं और देखिएगा पुल के कितनी पास पोक लाइनों से भारी भरकम अवैध खनन की जा रही है और नियम के विपरीत तटबंधों के पास खनन की जा रही है। यमुना नदी के अंदर प्राकृतिक धाराओं को बाधित करके रास्ते बनाए गए हैं। देखिएगा ये जो वीडियो है इसमें सब कुछ स्पष्ट और क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन अधिकारियों को जब जब शिकायत की जाती है ना तो उनको ये प्राकृतिक बाधा दिखाई देती है,
ना उनको पुल के नीचे से बने हुए ये स्थायी रास्ते नजर आते हैं, ना ये ओवरलोड गुजरते नजर आते हैं। देखिएगा, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि आपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को जो ये सौगात के रूप में एक नगली ब्रिज दिया था, इसकी सुरक्षा आप स्वयं अपने स्तर पर करवाएं और जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने नगली ब्रिज की सुरक्षा में कोताही बरती उन पर भी कार्रवाई करें। चलिए अब आपको बैंड बाजा और पार्षद दिखाते हैं। सोनीपत में यह अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बैंड बाजे के साथ जिला पार्षद जिला परिषद भवन में पहुंचे। इस दौरान लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। पार्षदों ने रथ में सवार होकर जिला परिषद भवन के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। पार्षदों का आरोप है कि वो लंबे समय से विधायकों की तरह पार्षदों के लिए भी कोटा निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। इसी के विरोध में बैंड बाजा लेकर ये पार्षद निकल पड़े। बैंड बाजे के साथ रथ में सवार होकर ये प्रदर्शन किया गया। पंचायती राज को बचाने के लिए, क्योंकि लगातार 2023 से हम एक ही मांग कर रहे हैं। अब पंचायती राज जो जिला परिषद सबसे बड़ी संस्था है, इसको मजबूत करने का काम सरकार करे। जब तक पार्षद का खुद का कोटा नहीं होगा और प्रोटोकॉल जब तक जारी नहीं होगा, तो पार्षद की जो लड़ाई है वो अधूरी है। और आज भी गाँव में विकास के लिए जब तक खुद का कोटा नहीं होगा, तो गाँव में विकास जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पाए हैं। और जिस तरीके से काम के प्रति अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, पेमेंट में कई महीने लगा देते हैं और JESDO भी जो एस्टिमेट बनाने में और बिल पास करने में और जो MB बनने में टाइम लगाते हैं, उसके विरोध भी आज हम अनोखे ढंग से यहाँ पे रथ पर ढोल नगाड़े के साथ बैंड बाजे के साथ हम आए हैं। अब प्रशासन जागे, 1.5 वर्ष रह गया। इन 1.5 वर्षों में गाँव के हित के लिए, गाँव के विकास के लिए हमारी जो लड़ाई हमारी जारी रहेगी और किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे। आज देखिए गेहूं के साथ भी किस तरीके से खरीदारी हो रही है। बायोमेट्रिक मशीन के बाबत ट्रैक्टरों पे नंबर लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को लाइन में लगाने का काम किया जा रहा है। फैमिली ID में गलत इनकम दर्ज करके BPL कार्ड काटे जा रहे हैं और बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है। गरीब परिवारों के खेतों जो फैमिली ID है उसमें खेत चढ़ा दिए गए हैं और धक्के खाते फिर रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार ने लाइन में लगाने का काम प्रदेश की जनता को किया, इस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब हरियाणा।